तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बेहतरीन केस। क्रोनिक रेनल फेल्योर यानी CRF का पेशेंट है ये, और ये पेशेंट मेरे पास रिफ़र किया गया था, जिस पेशेंट के द्वारा वो भी क्रोनिक रेनल फेल्योर का पेशेंट था और मेरे ट्रीटमेंट के अंदर था। तो बहुत अच्छा उसको जो है रिस्पॉन्स मिला। उसी समय इस मरीज़ को भी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट ने डायलिसिस के लिए एडवाइस किया। इसकी डायलिसिस हुई और डायलिसिस होने के बाद इसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इसको पहले डायलिसिस से पहले शायद 7 के आसपास इसका जो है सीरम क्रिएटिनिन था, और डायलिसिस के बाद इसका क्रिएटिनिन 4.5 के आसपास आ गया। फिर दोबारा डायलिसिस इसकी फिर होनी थी, लेकिन फिर डायलिसिस ना हो करके इसको घर वापस भेज दिया गया। जब घर ये वापस आया तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और धीरे धीरे ये ऑन बेड हो गया। इसका क्रिएटिनिन जो है वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 5 साढ़े 5 हो गया। उसी बीच में इनकी जो है मुलाकात उस हमारे दूसरे पेशेंट के घर वालों से हुई, तो उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया, और ये जो है उसके बाद ये पेशेंट डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया था। जब वो उस मरीज़ के घर वाले दवा लेने आए थे, उसी के साथ इसके जो है इसका लड़का शायद और इसका भांजा 2 लोग आए थे मेरे पास अपने पेशेंट का इलाज शुरू करने के लिए कहने के लिए। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो हमने कहा कि आप मरीज़ को ले आइए देखा जाए, उसके बाद फिर जो है इलाज शुरू किया जाएगा। तो उसने कहा कि सर, पेशेंट लाने की स्थिति में इस वक्त नहीं है, आप पूछिए जो कुछ अगर जो है हमारे बताने से काम चल जाए तो हम बता देते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे तो हम इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पूरे पेशेंट का पूरा मेंटल सिम्टम देखना होता है, लेकिन उसके बाद ही जो है हम दवा उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा जो है ये लोग फोर्स करने लगे कि सर हम बताते हैं। हमने कहा चले बताइए क्या बताएंगे आप, कैसी स्थिति है पेशेंट की। तो वीडियो कॉल से थोड़ा सा हमारा उसका जो है बातचीत हुई, और इन लोगों ने बताया कि सर ये जो पेशेंट है उसकी एज नियर अबाउट 60 to 65 ईयर्स है, और ये जो है इस वक्त जो प्रेजेंट कंडीशन में ये इधर उधर की बातें करते हैं। ये अचानक जो है उठ जाएंगे और कहेंगे देखो यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, लाओ डंडा ले आओ, इसको भगाओ। ये कोई जो है आ करके मेरे बेड पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये भूत है, ये मुझको परेशान कर रहा है। मतलब इस तरीके से ये इधर 2-3 दिनों से बात करते हैं कि अचानक किसी को बुलाते हैं और कहते हैं देखो ये यहाँ पे भूत खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से। तो हमने कहा कि अच्छा चलिए आप पूरी बात बताइए। तो फिर पूरी बात में ये समझ में आया कि ये जो है जब इनकी तबीयत सबसे पहले क्या हुआ था इनको, कि इनको शरीर में पूरा झंझनाहट के साथ दर्द होता था। तो उसका इलाज पहले ये इनका जो है एलोपैथिक हैंड्स से चला। पीडियाट्रिक जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट से इनका इलाज चला, और वो लंबे समय तक इलाज चलने के बाद इनका धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगा, और बीपी बढ़ने की शिकायत लेकर के जब ये फिजिशियन के पास गए तो उनका बीपी का इलाज चलने लगा। फिर धीरे धीरे शरीर में सूजन आने लगी, फिर इनकी जो है जांच करवाई गई तो इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकला। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र हुए, वहाँ से फिर इनका जो है क्या बोलते हैं ये हुआ, डायलिसिस हुई। डायलिसिस होने के बाद फिर हमारे पास आए। ये इनकी हिस्ट्री थी। तो फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा चलिए बात कराइए, कुछ तो बात कर सकते हैं वो। तो वीडियो कॉल पे हमारी जब उनकी बात हुई तो हमने कहा बताइए बाबा क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है आपको। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा नहीं फिर भी कोई तो तकलीफ़ है आपको। कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक हैं, बस यही थोड़ा सा जो है शरीर में झंझनाहट रहती है, सूजन रहती है, यही इतनी समस्या है, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो हमने कहा कि जो है फिर उसके अटेंडेंट से हमने पूछा, हमने कहा इनको पता है किडनी डिजीज़ के बारे में, इनको जानकारी है कि नहीं, अगर जानकारी है तो हम उस हिसाब से बात करें। तो उसने कहा कि नहीं सर ये जानते हैं कि इनको किडनी की दिक्कत है। तो हमने कहा बाबा आपको किडनी की समस्या है उसके बारे में, तो उसने कहा नहीं वो ठीक है मेरा, उसके लिए हमको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे तैसे मेरा चल रहा है।
हमको बस खाली ये झंझनाहट रहती है और दर्द रहता है, इसकी समस्या है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो है यही इतनी बात की, उसके बाद उन्होंने बात नहीं किया हमसे। फिर जो है फिर हमने कहा कि ये बताइए कि अब डॉक्टर ने जब सेकंड डायलिसिस के लिए बोला है तो आप लोग सेकंड डायलिसिस के लिए क्यों नहीं गए? तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो है सेकंड डायलिसिस के लिए तैयार ही नहीं है, और जो है बार बार इनसे कहा जा रहा है कि हम चलिए आपकी डायलिसिस करवाएं, आपका इलाज कराएं, लेकिन अब ये इलाज लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये कहते हैं कि इतना इलाज करके ही मेरे साथ ये समस्या हुई, और ये जो समस्या जिसको आज मैं लेके झेल रहा हूँ, ये समस्या इसी कारण है क्योंकि मुझे जो है ऐसी ऐसी दवाएं दी गई, इतनी दवाई खिलाई गई कि उसकी वजह से मेरा गुर्दा जो है वो फेल हो गया, मेरा गुर्दा चला गया, और अब मैं बिल्कुल इलाज नहीं करवाऊँगा। तो इस जो है वर्जन के साथ हमने इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और वो मेडिसिन इसको देने के बाद जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और हमको लगता है 2-3 दिन के बाद ही हमने इनके घर वालों से बोला था कि आप हमसे बात करिएगा कि अभी क्या उनकी कंडीशन है। तो वो आकर के बताया कि सर उनके अंदर सुधार है, जो वो इधर उधर की बातें करते थे वो बातें करना उन्होंने बंद कर दिया है, अब बिल्कुल वो ठीक हैं, थोड़ा बहुत खाना भी खाने लगे हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आया है। ये मेरे पास जो है 2-2.5 महीने के फॉलोअप में रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दवाएं तुरंत रिस्पांस करती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ केसेज में जो है वो दवा काम नहीं करती है, फिर सेकंड थर्ड फॉलोअप लेना पड़ता है या प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस केस को जो है 2.5 महीना वॉच करने के बाद मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज वो जो है मेरे पास इनका लड़का आया था दवा लेने के लिए, ये हार्डली 1 या 2 बार मेरे पास आए हैं, ये भी एक इनका अच्छा सिम्टम है। तो आज ये मेरे पास इनका जब लड़का दवा लेने के लिए आया था, उसमें हाँ एक चीज़, उसमें इनका प्रोस्टेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इनको बीच में जो है जब ये दवा मेरे साथ शुरू हुई तो इनको कैथेटर लगा हुआ था, मतलब कैथेटर पे ये थे, और बाद में जो है 1 हफ्ते के बाद खुद आकर के यहाँ पे हॉस्पिटल में इनका कैथेटर निकाला गया, तब से कैथेटर इनका निकल गया और ये खाना पीना खा रहे हैं। आज उनके लड़के से जब मेरी बात हुई तो मैंने उसका फॉलोअप लिया। सबसे पहले ये फॉलोअप सुनिए, और ये फॉलोअप सुनने के बाद उसके बाद जो है गेस करिए कि हमने कौन सी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की है, और उसके बाद हम मेडिसिन को डिस्क्लोज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इनका फॉलोअप है और किस तरीके से हमारी उनकी बात हुई। कैसी तबीयत है बाबा जी? तबीयत तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए कि 75% हमको मान चलिए आराम है, जबकि एकदम ना के बराबर चारपाई नहीं छोड़ता, पकड़ उठाया जाता था वो जब से आपके यहाँ से तब से दवा हो गई। डायलिसिस की कब हुई थी? मान चलिए कि अब ये तरह याद नहीं है सर, लेकिन जब उसी के लगभग आपके यहाँ जब दिखाए हैं तो 8 दिन पहले, मतलब लगभग 2-2.5 महीने से आपके यहाँ तो 2 महीने के ऊपर हो रहा है मेरे पास। तो उसके पहले जो है मतलब लगभग 2-2.5 महीने पहले डायलिसिस हुई। जी जी, डायलिसिस के बाद हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब दवा नहीं कराएंगे, लोग कहने लगे कि अभी दवाई पिलाओ, लेकिन तब भी बगल वाले लेके चलो उस समय जब इनको जब पहली बार आप आए थे तो इनकी क्या स्थिति थी? कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे? हाँ जी, इधर बेसिकली मतलब वो जैसे भूत प्रेत या इस टाइप जी, कि कोई बैठा है, क्या है हाँ इस तरह की बात। और उस समय कुछ खाने पीने का क्या स्थिति? वो खाने पीने के सर जो उनका बस खाली वही मतलब चाय और ब्रेड, मतलब जो उनका और कुछ चाय ब्रेड वो आधा पूरा चाय पी लेते थे, वही आधा। और लगभग उस समय तो ये मान लिए थे आप लोग कि अभी ये मान के चले कि ना के बराबर जी। तो 2-2.5 महीना हो गया लगभग, तो जब से दवा चल रही तब से ठीक ही था। हम इससे ज़्यादा मतलब हमको यही नहीं हो रहा कि पैसा खर्च। अभी क्या करते हैं अभी खाने पीने में? या खाने पीने में सर जैसे आप बताए थे कि जो बाकी मूंग पे मतलब खिचड़ी तो भाई खाते रहे,
तो अब वो हल्का फुल्का जो बा आधी आधी रोटी जो बा खाए लगे। और अब ज़्यादा चोट कर थी, जैसे मतलब कि करेला दे दो और जो बा लौकी बनाई दे दो, मतलब कुछ अंदर से खाने की इच्छा रहती है। और बाकी जो है घूमना फिरना का कितना है? घूमना फिरना मान चलिए कम से कम यहाँ से 500 मीटर तो चलते हैं। और मान चलिए यहाँ से चक हमारा जो है फतेहगंज चौरा, हाँ, कल हम वहाँ खान की बिया छोड़ रहे थे, वहाँ पर मतलब ये अपने आप घंटा लेकर हाँ। अपने आप चले गए थे, फिर चले आए। जी, इतनी दूरी है। उम्र कितनी होगी लगभग? सर 62। चलिए, मतलब संतुष्ट हैं पहले से? बढ़िया। ठीक है, आप दवा ले लीजिए, खान पीन में रखिए, अगली बार फिर एक बार यूरिया टेस्टिंग करवाएंगे और खून की जांच करवाएंगे, देखते हैं क्या स्थिति है। पहले से कम हुआ था, क्रिएटिनिन भी कम हुआ था। ठीक है, तो ये फॉलोअप है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो है कोई भी मेरी दवा के अलावा कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है 2 महीने से, पिछले 2-2.5 महीने से ये केवल और केवल होम्योपैथिक दवाओं पर हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एलोपैथी से मतलब इनको इतना ज़्यादा घृणा हो गई थी, इतना ज़्यादा डिस्गस्ट हो गए थे कि ये दवा के नाम से जो है ये भागते थे, इस तरीके से था। तो केवल होम्योपैथिक दवाएँ इनकी चल रही हैं और ये जो है आज इस कंडीशन में है कि ये घूम टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं। इससे पहले इनका भांजा आया था तो वो बता रहा था कि डॉक्टर साहब मानते नहीं हैं, जो कुछ परहेज है, जो कुछ भी आपने बताया है मानते नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत सब कुछ खा लेते हैं। तो जो उसको जो है जो फॉलो करना है, जो रीनल फेल्योर के पेशेंट को जो डाइट फॉलो करनी है बहुत अच्छी तरीके से उसको भी नहीं फॉलो कर पा रहा है पेशेंट, क्योंकि ये जो है रूरल बैकग्राउंड का पेशेंट है, गरीब घर से हैं, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा जो है सेंस भी नहीं रहता, इतना ज़्यादा वो भी नहीं रहता, और फिर ओल्ड एज है, कुछ ना कुछ ये ले करके खा ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी 1 महीने बाद जब इनकी जांच हुई थी तो इनका क्रिएटिनिन 4 हो गया था और अभी हीमोग्लोबिन इनका शायद 9 था, 8.5 या 9 था। और फिर मैंने अभी इनसे बोला है कि अब इनका फिर एक बार यूरिया क्रिएटिनिन करवाएंगे। अब ये जो है हॉस्पिटल में ला करके फिर करवाते हैं, देखते हैं कि अभी इनका क्रिएटिनिन की क्या पोजीशन है। लेकिन ये बहुत अच्छा केस है और ये जो है जो हमारी मेडिसिन है वो हायोसाइमस दी गई थी इनको, जो इसमें रूब्रिक्स लिए गए थे, आप गेस कर चुके होंगे, आपने देखा होगा। सबसे पहले तो जो क्लियर कट रूब्रिक था, जो सबसे पहले रूब्रिक दिया गया था, डिल्यूजन घोस्ट स्पेक्टस सीइंग, एक सबसे पहले ये रूब्रिक था। दूसरा रूब्रिक था बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, ये इसलिए लिया गया था क्योंकि पेशेंट कह रहा है कि मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ, इससे ज़्यादा मुझको मतलब जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, वही उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है। और इसके बाद अगर हम जो है और ज़्यादा दवा देते हैं और कुछ करते हैं तो उससे उसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग भी है। उसके बाद फिर जो है डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड रॉन्ग ही एज में है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो हमको पुराना जो है जो इलाज लिया उसके बाद जो डायलिसिस, मेन चीज़ डायलिसिस के नाम से तो ये बिल्कुल चिढ़ जाता था कि डायलिसिस होने के बाद ही इसकी ये हालत हुई कि ये बेड पे आ गया। कहता डॉक्टर साहब हम चल के गए थे, उसके बाद वहाँ से हम बिस्तर पे लद करके आए हैं, ये कंडीशन है। तो डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड रॉन्ग ही है। और उसके बाद में वेल सेज व्हेन ही इज़ वेरी सिक, ये रूब्रिक्स ली गई और हायोसाइमस मेडिसिन निकल के आई। हायोसाइमस एक खुराक 30 में दी गई, उसके बाद बाकी दवाएं जो है वो चल रही हैं, फाइटम है, रुब्रम है, सेकलेक है, ये सारी दवाएं उसके साथ चलाई जा रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है कि होम्योपैथी में हर तरीके के क्रोनिक डिजीजेज की दवाएँ उपलब्ध हैं, और चाहे वो रीनल फेल्योर हो, चाहे कार्डियक फेल्योर हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके की जिनको आप जो है ऑटो इम्यून डिजीज या क्रोनिक डिजीज कहीं पे आप क्लासिफाई करते हैं, वहाँ पर होम्योपैथी में वो दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जो हमारे जो है जो नॉन मेडिकोज वीडियोज़ को देखते हैं और अपनी दवाई यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है
कि यूट्यूब पे दवा मत सर्च करके, होम्योपैथिक दवाएं मत सर्च करके प्रयोग करें। किसी भी तरीके की दवा बिना उसके एक्सपर्ट के सलाह के काम नहीं करेगी। होम्योपैथी नहीं काम करेगी तो कम से कम यह है कि नुकसान भी नहीं करेगी। लेकिन बाकी अगर आप और आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाएं इस तरीके से लेके प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए ये घातक सिद्ध होगी। कई बार आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो 4-5 दवाई लेकर के आया था। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दवाई, उसमें स्पॉन्डिन थी, कालीफास थी, गाउल्थीरिया थी, मतलब 4-5 मैकफास था, 4-5 दवाई वो लेकर के आया था और कहा कि साहब हमको जो है स्पॉन्डिलाइटिस थी और पूरा ये जकड़ गया था। तो मैंने यूट्यूब पर देखा और यूट्यूब पर ये सब दवाएं बताई गई, ये मैं पिछले 2 महीने से खा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो किसी ने आपके बारे में बताया कि जो है आप उनके पास चले जाइए। उसका भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं उसका भी जो है आगे बताऊँगा। देखेंगे कि किस तरीके से उसको जो है हमने दवाई प्रिस्क्राइब की और ठीक हुआ वो। तो इस तरीके से जो है दवा के नाम पे मत जाइए, आप एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को से कंसल्ट करिए और उसके साथ रहिए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने खास करके CRF में देखा हुआ है, क्रोनिक रेनल फेल्योर में क्रिएटिनिन लेवल सो एंड सो रहता है, कम भी हो जाता है, थोड़ा सा कभी बढ़ भी जाता है, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल से और जो पेशेंट की जो लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और हम जानते हैं कि एलोपैथिक में कि हम जो है रीनल फेल्योर एक इनक्योरेबल डिजीज़ की तरीके से जानते हैं। जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो पहले डायलिसिस के लिए सलाह दी जाती है, डायलिसिस के बाद फिर ट्रांसप्लांट के लिए सलाह दिया जाता है। ट्रांसप्लांट भी होने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मरीज सर्वाइव करता है, उसके बाद इन्फेक्शन से या किसी न किसी तरीके से उसकी फाइनली डेथ ही हो जाती है। और इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि एक आम आदमी उसको जो है टॉलरेट, मतलब उसको बियर नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम होम्योपैथी का सलाह लें, होम्योपैथी का सहारा लें तो हम इन चीज़ों से बहुत बेहतरी से निपट सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक बेहतर जानकारी आपको मिली होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ होगा। और अगर इस तरीके की कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैं भी हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर पाया हूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।